दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव की अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। क्या सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष टिक पाएगा? क्या विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव लड़ भी सकेगा या कहीं गिव अप तो नहीं कर जाएगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक 5 साल पहले 2019 में जब चुनाव नजदीक आ रहा था, जनवरी में ही पेशबंदी चालू हो गई थी। सत्ता पक्ष माने नरेंद्र मोदी की सरकार को सिर्फ 5 साल बीते थे। एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों का भरोसा टूटा था, लेकिन एक उम्मीद बची थी। वो उम्मीद थी कि शायद 5 साल कम वक्त है। इधर सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी अपनी पेशबंदी कर रहा था। बेंगलोर की वो तस्वीर याद आती है। मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के मायावती तक थी और विपक्ष की एकजुटता बनने जा रही थी। लेकिन देखते ही देखते ताश के पत्तों के महल की तरह विपक्ष की उम्मीदें ही नहीं, विपक्ष का पूरा कुनबा ढह गया। और वो एक बड़ा परिवर्तन आया था पुलवामा अटैक के बाद। 14 फरवरी को जब वो पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद एक ऐसा नश्तर, देह को सुन्न कर देने वाला, सारे लोगों के जेहन में ठोक दिया गया राष्ट्रवाद के नाम पर। और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। उस एयर स्ट्राइक्स ने विपक्ष को जैसे सुन्न कर दिया, तेजहीन कर दिया, निस्तेज कर दिया और चुनाव विपक्ष ने छोड़ दिया। और उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उस चुनाव को अगर विपक्ष में ने नहीं छोड़ा होता और लोगों के मानस में यह बात नहीं होती कि 5 साल और देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, तो यह चुनाव भी पलट सकता था। जितना महत्वपूर्ण उसमें एयर स्ट्राइक है, पुलवामा और बालाकोट है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये दो चीजें हैं 2019 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली। अब मैं आ रहा हूं असली मुद्दे पर, और असली मुद्दे पर आऊं उसके पहले भी एक और बात कहना चाहूंगा। मैं सवाल यह उठा रहा हूं कि क्या अभी विपक्ष के पास कोई ब्रह्मास्त्र है? जब नरेंद्र मोदी ने एक एयर स्ट्राइक की हुई है, तब वो बालाकोट में हुई थी, और इस समय ईडी के जरिए एक ऐसी स्ट्राइक पूरे विपक्ष पर हो रही है। और उस विपक्ष को जिसने खड़े होने की कोशिश की, जिसके साथ लोग जुड़े, जिसका नैरेटिव भी सामने आ रहा था, और सत्ता पक्ष का कोई भी नैरेटिव काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बस अब तो चुनाव बीजेपी निकाल ले गई। लेकिन 24 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया कि मंदिर से चुनाव नहीं जीता जा सकता। परिवारवाद पर हमला किया गया, लेकिन वो परिवारवाद का इशू भी नहीं चला, क्योंकि विपक्ष ने और जो भी निष्पक्ष होकर के चीजों को सामने रखते, उन्होंने बता दिया कि कहां कितना परिवार है। फिर करप्शन पर भी मुद्दा उठाया गया, लेकिन उस करप्शन को लोगों के जेहन में बिठाने के लिए और उसे एक विश्वास पैदा करने के लिए ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई। लेकिन वो छापेमारी भी उतना काम नहीं कर पा रही थी। पहले तो ऑपरेशन लोटस चल रहा था। बहुत सारे विपक्ष के ऐसे लोगों को ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके उन्हें कमल छाप साबुन से धुला करके पार्टी में शामिल कर लिया गया, या उन्हें अजीत पवार बना करके डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो चाहे वे अशोक चौहान हो या अजीत पवार हो
एकनाथ शिंदे हो, ऐसे ही आपको सैकड़ों नाम जो विभिन्न राजनीतिक दलों से आकर के और वो सीधे बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। इसी बीच में नीतीश कुमार भी गए। लेकिन दोस्तों, असल मुद्दा क्या है? इस चुनाव का अगर नरेंद्र मोदी ने जो ठानी है कि कैसे जीतना है, तो वो है केवल विपक्ष को लड़ने लायक छोड़ना ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी में वो एक जादू है, कला है, खाक ना जादू है ना कला है। भाषण वो दे लेते हैं इमोशनल करने वाले, लेकिन अब उन भाषणों की भी पोल पट्टी खुल चुकी है। सच्चाई यह है कि लोग अब ये जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी जो भी बोल रहे हैं वो सब जुमला है, उनकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी का मतलब गारंटी इज इक्वल टू जुमला, ये लोग जान गए। जब लोग खड़े हो गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जब नैरेटिव कोई नहीं काम कर रहा है, उस समय पर नरेंद्र मोदी ने ईडी स्ट्राइक की हुई, और वो ईडी स्ट्राइक जिसमें विपक्ष को लड़ने लायक ही नहीं छोड़ना। कांग्रेस पार्टी के आपने खाते सीज कर दिए, आपने हेमंत सोरेन को पहले जेल में डाला। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसे जेल भेजा गया महज आरोप के चलते, कोई सजा नहीं हुई है, और फिर केजरीवाल को अंदर किया गया। ऑलरेडी संजय सिंह जेल में है, उनके डिप्टी सीएम जेल में है, अब अरविंद केजरीवाल को भी अंदर। वो तो राहुल गांधी का मिल नहीं रहा है कुछ, वरना राहुल गांधी को भी अंदर डाल सकते थे। शिकंजा तो अखिलेश यादव पर भी कसा हुआ है, लोग कहते हैं। शिकंजा तो मायावती पर भी कसा हुआ है, लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ये शिकंजा क्या है? वो एक साइकोलॉजिकल वार भी चलाया जा रहा है कि अगर आप खड़े होते हैं कहीं, तो फिर दाएं बाएं करके आपकी भी फाइल को खोला जा सकता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मायावती को डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी और अमित शाह में, तो 2 ईडी के अधिकारी भेज करके दिखाएं जरा। वो संभव नहीं। मायावती की खामोशी निश्चित रूप से संदेह के घेरे में है। ये ऐसा वक्त है जब पूरे देश को लीड करना चाहिए उस महिला को, लेकिन वो एक स्वाभिमान उनके भीतर जो उनके पूरे आंदोलन से निकल करके आया, वो चाहती हैं कि कोई ऐसा ऐलान हो विपक्ष की तरफ से जो उनको पूरे देश में मजबूत बना करके और खड़ा कर दे। हालांकि वो खुद में इतना मजबूत हैं, लेकिन विपक्ष अगर वो ताकत दे दे तो ये असली ब्रह्मास्त्र हो सकता है। अब मैं उसी असली मुद्दे पर बात करने के लिए यहां आया हूं, और आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास कोई सूत्र है क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कई बार वो मेरे सूत्र असफल हो चुके और लोगों को इससे बेहद निराशा हुई है। और मैं खुद भी कई बार ये महसूस करता हूं कि इन चीजों का उद्घाटन करके कहीं मैंने अपनी विश्वसनीयता पर तो सवाल नहीं लगाया है। हालांकि जब आप पत्रकारिता में हो, जब आप राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हो, जब आप ऐसे सूत्रों के जरिए ही अपनी बात को कह रहे हो, तो उसमें प्लस माइनस होता है। कोई चल रही है बातचीत, वो अपने परिणाम तक, नतीजे तक नहीं पहुंची, तो उसमें हमारे सूत्रों का या मेरा कोई दोष नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि मुझे कोई ऐसा उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक उम्मीद व्यक्त कर सकता हूं कि क्या हो सकता है, और वो संभावना कैसे नरेंद्र मोदी की तानाशाही को खत्म कर सकता है। दोस्तों, ये पूरा देश जानता है कि आज अगर नरेंद्र मोदी के सामने सबसे ताकतवर, सबसे हौसले के साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है, तो वो मायावती है।
मैं आज की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी मेरे ध्यान में है, और राहुल गांधी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो स्तुत्व है, उसको सैल्यूट करता हूं मैं। लेकिन राहुल गांधी जो सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं, उसकी एक अपनी अलग भूमिका है। मैं सिर्फ आज के सत्ता के सामने जो देख रहा हूं, और मायावती के आने का मतलब, मायावती को अगर आज खड़ा किया जाता है नरेंद्र मोदी के सामने, तो मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो मायावती पर कोई हमला कर सके। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि वो सबसे बड़ी ताकतवर और सबसे मजबूत व्यक्तित्व के रूप में सामने होंगी, जिनके खिलाफ हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। और जो 15 से 20% मिनिमम जो दलित वंचित तबका है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर के और तेलंगाना तक, जम्मू से लेकर के और गुजरात तक, ये जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जो मुस्लिम तबका है, जिसका अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है कि जो इस सत्ता की तानाशाही के नाक में नकेल डालने की हिम्मत अगर कोई रखती है, तो उसका नाम मायावती है। और ये जो कुकुरमुत्ते की तरह तमाम उगाए जो हिंदूवादी संगठन हैं, और जो तमाम अपने आप को बाबा कहने वाले वो लोग हैं, जो रोज आरक्षण को कोसते रहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को गाली देते रहते हैं, जो संविधान के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो चाहे भाजपा का वो सांसद हेगड़े क्यों ना हो, या जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं बेखौफ होकर के, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है, मायावती के सामने आते ही या तो इनको सांप सूंघ जाएगा, मैं जानता हूं, या तो इनकी वही जगह होगी जहां जो अपराधी है पहुंचते हैं। इस देश में संविधान को खत्म करने की बात करना एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। और जो जातिगत गालियां देते हैं, जो सरेआम फला को श्रेष्ठ फला को नीच कहते हैं, जो संवैधानिक आरक्षण के अधिकार को मिटा देने की बात कहते हैं, जो भेदभाव पैदा करते हैं, जो लोगों में घृणा पैदा कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं, उनकी जगह वही होगी, वो मायावती है। अगर ऐसे लोगों को जो संविधान पर हमला करते हैं, अंबेडकर पर हमला करते हैं, इस देश के लोकतंत्र पर हमला करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करना चाहते हैं, उनकी असली जगह दिखाने की अगर किसी में ताकत है तो वो मायावती। और इसीलिए आज जरूरत है, विपक्ष की भी जरूरत है, कि आप अगर इस ताकत से लड़ना चाहते, जिसे राहुल गांधी आसुरी शक्ति कहते हैं, वो पूंजीवाद की जो पूरी शक्ति है, वो जो ताकत है, उससे अगर आपको लड़ना है, तो फिर आपके पास मायावती जैसा कद्दावर चेहरा चाहिए, दृढ़ संकल्प वाला चेहरा चाहिए, वो हिम्मत वाला व्यक्ति चाहिए, जो ऐसे तमाम संस्थाओं को, संगठनों को, ऐसे तमाम लोगों को जो नफरत घोलते हैं रात दिन, जो देश को मिटा देना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े देश के करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं, उनको अगर सही ठिकाने पर अगर पहुंचाने वाला कोई है जिसमें यह मादा है, तो वो मायावती है। और इसीलिए इस समय जरूरत विपक्ष की यह है कि मायावती को सामने लाया जाए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय समझ लीजिए, मेरी उम्मीद समझ लीजिए। और मेरे ध्यान में वो सारे लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूं, उनके संघर्ष को, लेकिन जिसमें ये करने का तजुर्बा भी है, हिम्मत भी है, और जिसको
ऐसे लोगों से कोई संवेदनशीलता भी नहीं, क्योंकि जो खुद मायावती ने इन 10 साल में देखा है, जो महसूस किया है, मैं तो वो उनकी तस्वीर याद करता हूं जब पार्लियामेंट के भीतर रोहित वेमुला के मुद्दे पर रिजाइन करने वाली मायावती जब बोल रही थी तो स्मृति ईरानी ने जिस बदतमीजी के साथ उनको जवाब दिया था, उनको खामोश किया था, इस पार्लियामेंट में कभी हुआ नहीं था। मायावती जिस तबके से आती हैं, इस देश के पार्लियामेंटेरियन में, इस देश की उस संस्था में, उस सदन में यह सलाहियत रही है कि उसने ऐसे व्यक्तित्वों का जो जमीन से उठ करके वहां तक पहुंचे थे, उनका इस्तकबाल करना, उनका अभिनंदन करना, उनको रिस्पेक्ट देना, यह उसके अपने पूरे परंपरा में रहे। लेकिन स्मृति ईरानी ने जिस तरह से उनसे अभद्रता की थी, वो मायावती के जेहन में होगी। जो लोग कहते हैं कि मायावती को डराने की कोशिश हो रही है, वो डराने वाले लोग भी उनके जेहन में हैं। और अगर ऐसे लोग जो इस देश को बंधक बनाना चाहते हैं, जो सत्ता के नशे में पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर दोबारा नरेंद्र मोदी तीसरी बार आते हैं तो क्या होगा इस समूचे विपक्ष का। ऐसे ही केस में जेल भेजा जाएगा लोगों को, तो कौन बचेगा? अरविंद केजरीवाल बचेंगे कि अखिलेश यादव बचेंगे कि तेजस्वी यादव बचेंगे कि कोई और बचेगा? राहुल गांधी ने तो जो सड़क का रास्ता लिया है, उनका संघर्ष और लंबा हो जाएगा। ऐसे में जरूरत है मायावती की, और इसीलिए मैं ये मानता हूं और मेरा ये सजेशन भी है कि आप देर करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इस ईडी स्ट्राइक पर सबसे करारी चोट करनी है, तो फिर आप उस 15 से 20% जो इमोशनल वोटर है, और वो जो सपने हैं डॉक्टर अंबेडकर के, जिन्हें कांशीराम ने जमीन पर उतारने की कोशिश की थी, उन सपनों के साथ अगर एक ऐसे व्यक्ति को आपको खड़ा करना है जो सही कानून का इस्तेमाल करना जानता है, जो गलत लोगों को सबक सिखाना जानता है, जो संविधान के और कानूनों को अनुपालन करना सिखाना जानता है, उसको लाने की जरूरत है। और क्या अभी ये जरूरत हो गई है विपक्ष की कि वो मायावती को आगे करे? शुक्रिया।